सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीपीएससी मेंस पेपर 4 की कक्षाएं शुरू हो चुकी है, जिसमें हम लोग एक क्लास कर भी चुके हैं। तो आपने अगर उस कक्षा को नहीं किया है तो उसे ज़रूर देख ले। क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं। आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएँ बताएँ। यानी कि संविधान की जो भी मूलभूत विशेषता है उनके बारे में हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में संविधान का निर्माण कैसे हुआ और दूसरा चीज़ कि इसका विशेषता क्या क्या है, उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषता क्या क्या हो जाएगा, जिससे कि भारत का संविधान बहुत विशाल है, लिपिबद्धता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया। इसके अलावा समाजवादी हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, एकल नागरिकता हो जाएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ विशेषताएं हैं, उनको पढ़ेंगे। तो उससे पहले भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसको देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के जो भी निर्माण करने वाले सदस्य थे, यानी कि भारतीय संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने भारतीय संविधान को निर्माण करने से पहले बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उसके बाद उन्होंने उन संविधान में जो भी अच्छे चीज़ मिले, यानी उनको जो भी चीज़ अच्छा लगा, प्लस कि वे सारी चीज़ जो भारतीय परिस्थिति के अनुकूल होंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम लोग संविधान में लिख दिए लेकिन वो भारत में लागू नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं है। मतलब कि बहुत सारे देश के संविधान को पढ़ा गया, प्लस जो भारतीय परिस्थिति के अनुकूल मिला वो सारा चीज़ को भारतीय संविधान में स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा विभिन्न विदेशी संविधानों का अध्ययन करके अनेक श्रेष्ठ तत्वों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय संविधान में स्थापित करने का प्रयास किया गया। यानी कि है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए बस एक ही देश या फिर कहीं एक ही जगह से अध्ययन करके निर्माण नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। उनसे जो अच्छी चीज़ मिली, प्लस वैसी चीज़ जो भारतीय परिस्थिति के अनुकूल भारत में लागू किया जा सकता है, उन सारी चीज़ों को भारतीय संविधान में स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम क्या था कि संविधान निर्माणकर्ता में से भी कुछ ऐसे सदस्य थे जिनका ऐसा मानना था कि जो विदेशी तत्व, यानी कि जो विदेश के संविधान से हम लोग को जो अच्छा चीज़ लगा, वो सारी चीज़ जो हमने अडॉप्ट किया विदेशी संविधान से, वो सारा चीज़ भारतीय परिस्थिति के अनुकूल स्थापित नहीं हो पाएंगे। लेकिन जहाँ तक अगर व्यवहार का बात है तो भारतीय संविधान को लागू हुए बहुत सारा 70 साल से अधिक हो गया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक भारतीय संविधान टिका हुआ है। जबकि अगर हम अपने पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, इन सारे देशों को अगर देखा जाए तो इनमें संविधान में परिवर्तन किया गया है, या फिर बोल सकते हैं कि उन देशों के संविधान का बनने और उनके समाप्त होने में अधिक अंतर नहीं था, जबकि भारतीय संविधान अभी तक चलते हैं। तो कुछ सदस्यों का यह कहना था कि विदेशी तत्व भारतीय परिस्थिति के अनुकूल स्थापित नहीं हो पाएंगे, परंतु जहाँ व्यवहार का प्रश्न है, यानी कि व्यवहारिक रूप से भारतीय संविधान का अगर बात किया जाए तो अभी तक यानी कि 70 वर्ष से अधिक हो गए हैं और भारतीय संविधान निर्विवाद रूप से चलता रहा है। जबकि भारत के पड़ोसी देश जैसे कि वर्मा हो गया, पाकिस्तान हो गया इत्यादि में संविधान का उदय और उसके समाप्त होने में अधिक अंतर नहीं था। तो क्या हो गया कि भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए बहुत सारे देशों के संविधान को बहुत अच्छे तरीके से एक रूप में पैक होकर स्टडी किया गया। वहाँ से जो अच्छी चीज़ मिले उनको हम लोग अडॉप्ट किए और चेक भी किए कि वो भारत में लागू होगा कि नहीं होगा। अगर लागू हुआ तो हम उसको भारतीय संविधान में लागू कर दिए, मतलब भारतीय संविधान में उसको हम लोग डाल दिए। लेकिन उसमें भी कुछ लोग थे जिनका मानना था कि विदेशी तत्व जो होंगे वो भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं होंगे। लेकिन जहाँ तक बात है तो वर्तमान समय में 70 वर्ष से अधिक हो गए संविधान को लागू हुए, लेकिन संविधान अभी तक चलते हैं, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, कभी कभी संविधान संशोधन हुआ है, लेकिन अगर इसकी तुलना हम अपने विदेशी देशों से करें जैसे कि पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, तो यहाँ पे संविधान के बनने और उनके ख़त्म होने में अधिक समय नहीं लगा है। अब अगर भारतीय संविधान की विशेषता की बात करते हैं तो भारतीय संविधान क्या है, लिखित और निर्मित संविधान है। और इसमें अभी वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ है। जबकि संविधान के निर्माण के समय उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। बाद में उस पर 4 अनुसूची और ऐड किया गया। तो जहाँ तक भारतीय संविधान की विशेषताओं का प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखित एवं निर्मित संविधान है। शासन से संबंधित मौलिक नियमों का संविधान सभा के द्वारा लिपिबद्ध किया गया और वर्तमान में इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूची है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 तथा अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है।
यानी कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अब है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, यानी कि इसको हम लोग व्यवहार में ला सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी काल्पनिक चीज़ आ गया, जैसे कि भारत में शुरू से ही बहुत ज़्यादा संप्रदाय है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, जिसकी वजह से भारत में पंथ निरपेक्षता को लिया गया। भारत के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता को लिया गया है। मतलब क्या हो गया कि सभी धर्मों के लिए समान भावना वाले चीज़ को हम लोग क्या किए, अडॉप्ट किए हैं। भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है, अमीरी भी है, उच्च नीच मतलब भेदभाव है, तो उसको समाप्त करने के लिए भारत में समाजवादी तत्व को यानी कि समाजवादी दर्शन को लिया गया। तो वही भीमराव अम्बेडकर जी बोलते हैं कि भारतीय संविधान क्या है, व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है। और हम लोग साथ में ये भी पढ़े हैं कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तो संविधान संशोधन भी किया जाता है, यानी कि उसमें परिवर्तन की क्षमता है। इसमें शांतिकाल और युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने की भी क्षमता है। वास्तव में मैं कहना चाहूँगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। कुल मिला के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि ये संविधान की श्रेष्ठता के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भी चीज़ है वो क्या है, व्यवहारिक है, व्यवहारिक रूप से संभव है। जैसे कि भारत शुरू से ही बहुत ज़्यादा धर्म में विभक्त है, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारे संप्रदाय के लोग यहाँ पे मिलते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने पंथ निरपेक्षता को प्रस्तावना में जगह दिया है, यानी कि सभी धर्म के लिए समान भाव रखना है। तो वे आगे क्या बोलते हैं कि अगर नया संविधान के अंतर्गत स्थिति अगर खराब होता है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, बल्कि यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। अब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या था कि भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं। तो अब हम लोग विशेषता को पढ़ेंगे। तो पहला विशेषता क्या हो गया, विशालता एवं लिपिबद्धता। तो भारतीय संविधान जो है वो बहुत विशाल संविधान है और सामान्यतः इतना बड़ा संविधान मुश्किल से ही मिलते हैं। इसके पीछे का मुख्य वजह यह है, यानी कि भारतीय संविधान के विशाल बड़ा होने के पीछे का मुख्य वजह यह है कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान के निर्माण करने से पहले बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किए थे। उसके बाद उन्हें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगा, जो भी महत्वपूर्ण तत्व लगे कि उन्हें भारत में भी होना चाहिए या फिर भारतीय परिस्थिति के अनुकूल है, तो वे उन सारे चीज़ों को भारतीय संविधान में डालने का प्रयास किए थे, जिसकी वजह से भारतीय संविधान बहुत अधिक बड़ा हो गया। तो भारतीय संविधान विशाल लिखित संविधान है। ये ध्यान देना है कि भारतीय संविधान विशाल लिखित संविधान है। साधारणतया संविधान में इतने विशाल रूप विरले ही मिलते हैं। भारतीय संविधान ने विशालता इसलिए ग्रहण की है क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा विभिन्न विदेशी संविधानों का अध्ययन करके उनके श्रेष्ठ तत्वों को भारतीय परिस्थिति के अनुकूल भारतीय संविधान में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उसमें भारतीय संघ के सभी महत्वपूर्ण अंगों का पृथक प्रशासनिक स्वरूप और विभिन्न अंगों के बीच परस्पर संबंधों का विस्तृत वर्णन किया है, जिसकी वजह से भारतीय संविधान क्या होता है, काफ़ी अधिक लंबा हो जाता है। अब क्या है कि मूल संविधान 22 भागों में विभक्त था, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अब तक 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुका है और संविधान का वर्तमान स्वरूप देखा जाए तो क्या हो गया, वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची विभाजित है। यानी कि संविधान के लंबा होने के, विशाल होने के पीछे का मुख्य वजह यही है कि भारत का संविधान निर्माण करने से पहले बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन करके उनके श्रेष्ठ तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल करने का प्रयास किया गया था। वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची है और 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुका है। अब दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा लोकतांत्रिक और तीसरा गणराज्य। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसमें क्या हो गया कि संविधान ने भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य स्थापित किया है। इसका अर्थ ये है कि भारत की सीमा के अंदर भारतीय संघ की सर्वोच्च सत्ता है और इसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। कुल मिला के इसको ऐसे समझ सकते हैं, भारतीय सीमा के अंदर भारत अपना कोई भी आंतरिक या फिर विदेशी मामले में बिना किसी बाह्य दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा।
फिर से एक बार बोल रहे हैं कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामले में बिना किसी बाह्य दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। यानी कि भारत को क्या करना है क्या नहीं करना है वो खुद पे डिपेंड है। वो किसी और भी कोई अदर कंट्री के दबाव में आके कोई डिसीजन नहीं लेगा, जैसे कि अभी पाकिस्तान के साथ हो रहा है, श्रीलंका के साथ हो रहा है। लेकिन भारत अभी वैसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी कि जो भी आंतरिक एवं विदेशी मामले होंगे वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक आंतरिक मामला यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दो चीज़, एक आंतरिक मामला और एक बाह्य मामला। ये दोनों को वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है। आंतरिक मामला में क्या क्या आ जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसमें दो चीज़ आएगा, एक आंतरिक मामला और सेकंड आ जाएगा बाह्य मामला। आंतरिक मामला में क्या क्या आ जाएगा, तो पहला राजनीतिक आ जाएगा, सेकंड आर्थिक आ जाएगा, फिर आ जाएगा सामाजिक और चौथा आ जाएगा धार्मिक। यानी कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, ये जितना भी मैटर है ये सारा चीज़ हम लोग का आंतरिक मामला के अंतर्गत आएगा। और बाह्य मामला में क्या आ जाएगा, तो बाह्य मामला यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो भी विदेशी मामला होगा, यानी जो भी वैदेशिक मामले होंगे जैसे कि कौन सा मित्र देश है हम लोग का, कौन सा शत्रु देश है, या फिर किस देश के साथ क्या क्या संधि करना है। तो अगर ये सारा चीज़ जो है हम लोग अपने अनुसार कर रहे हैं, यानी कि किसी भी बाह्य देश के दबाव में आकर नहीं कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या हो गया कि कोई भी आंतरिक मामला या फिर बाह्य मामला, आंतरिक मामला में ये सारा चीज़ और बाह्य मामला में यानी कि विदेशी मामले हो जाएंगे, जिसमें से मित्रता, शत्रुता और संधि। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि कोई भी आर्थिक मामला या फिर बाह्य मामला या विदेशी मामले में बिना किसी बाह्य दबाव के अगर हम स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा। तो यहाँ पे वही वाला बात लिखा है कि संविधान ने भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य स्थापित किया है। इसका अर्थ यह है कि भारत की सीमा के अंदर भारतीय संघ की सर्वोच्च सत्ता है और इसकी इच्छा ही सर्वोपरि है। यह बाह्य अथवा आंतरिक दृष्टि से विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और भारत की सीमा के अंदर के सभी समुदाय एवं व्यक्ति राज्य की आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य हैं। अब है लोकतंत्र। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन, जनता के लिए शासन। लोकतंत्र क्या हो गया, जनता का शासन है और जनता के लिए शासन है। अगर जनता का शासन है और जनता के लिए शासन है यानी कि यहाँ पे सरकार का जो सर्वोच्च शक्ति का जो केंद्र है वो क्या हो गया, जनता हो गया, क्योंकि हम ही लोग क्या करते हैं, जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं। अब क्या है, तो लोकतंत्र में क्या हो गया, जनता का शासन और जनता के लिए शासन है, यानी कि जनता ही सर्वोपरि है। तो जनता ही क्या करती है, अपने जनप्रतिनिधियों को वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर चुनते हैं तथा जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद भवन में बैठते हैं तथा उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वे सारे प्रॉब्लम्स को वहाँ पे रखते हैं तथा वहाँ पे बहुत सारे नियम बनते हैं और कानून बनाते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग अपने प्रतिनिधियों को बोलते हैं, न कि हम लोग डायरेक्टली कोई भी नियम लागू करते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग कानून बनाने में इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से भारतीय लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, जनता का शासन, जनता के लिए शासन। और लोकतंत्रात्मक शब्द इस बात में निहित है कि सरकार की शक्ति का स्रोत जनता में निहित है। इसके लिए भारत की जनता वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर जनप्रतिनिधियों का चयन करती है, जो उनकी सोच का प्रतिबिंब है। यानी कि हमें जो अच्छा लगता है हम उसी को वोट डालते हैं और ये निर्वाचित प्रतिनिधि विधायिका एवं कार्यपालिका का आकार लेते हैं, जो शासन बनाने तथा शासन लागू करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। हालांकि भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का
उदाहरण है, प्रस्तुत करती है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि हमारे द्वारा निर्वाचित व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भी बताया गया। अब गणराज्य, तो संविधान ने भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। गणराज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जहां एक शासनाध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो शासनाध्यक्ष होंगे वे वंशानुगत नहीं होंगे बल्कि वे जनता के द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। अगर ऐसा होता है तो वह देश क्या होगा, गणराज्य होगा। तो जैसा कि हम लोग का यहाँ पे इस पॉइंट पे 3 चीज़ था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब तीसरा विशेषता क्या हो जाएगा कि समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष राज्य। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में संविधान में 3 चीज़ को ऐड किया गया था। एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में 3 चीज़ को ऐड किया गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जिसमें से यहाँ पे है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो समाजवादी क्या हो गया, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, अमीरी गरीबी बहुत ज़्यादा है, भेदभावपूर्ण जीवन है, ऊंच नीच भी देखा जाता है कहीं कहीं पे। तो इन सारे चीज़ों को समाप्त करने के लिए या फिर बहुत सारे शोषण है, जैसे कि सामाजिक शोषण हो गया या फिर राजनीतिक शोषण हो गया या फिर आर्थिक शोषण हो गया, तो इन सारे चीज़ों को खत्म करने के लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, जिसके तहत समाजवादी शब्द को ऐड किया गया। और भारत के संविधान में जिस समाजवादी दर्शन को अपनाया गया था उसको लोकतांत्रिक समाजवादी का नाम भी दिया गया। तो कुल मिलाकर समाजवादी में क्या हो गया कि संविधान में समाजवादी मूल्यों को महत्व प्रदान किया गया है। तो अगर ऐड किया गया है समाजवादी को तो उसको महत्व तो दिया ही गया होगा। तो संविधान में समाजवादी मूल्यों को भी महत्व प्रदान किया गया है जो समानता के आदर्श पर आधारित है और समाजवाद के जरिए अमीरी गरीबी ऊंच नीच भेदभावपूर्ण जीवन को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है, जिससे अभिप्राय है भारतीय समाज में सभी प्रकार के शोषण प्रथा अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण से मुक्ति दिलाना। भारतीय संविधान ने जिस समाजवादी दर्शन को अपनाया है उसे लोकतांत्रिक समाजवाद का नाम दिया जाता है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले स्वरूप को अपनाते हैं। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो समाजवादी क्लियर हो गया। अब दूसरा है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष में क्या हो गया कि पंथ निरपेक्ष 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक हो गया पंथ हो गया और दूसरा हो गया निरपेक्ष। पंथ मतलब क्या हो गया, संप्रदाय, और निरपेक्ष मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल यानी कि उदासीन बोल सकते हैं। तो पंथ मतलब कोई भी संप्रदाय हो गया, निरपेक्ष यानी कि उदासीन हो गया। यानी कि हम लोग को संप्रदाय के प्रति उदासीन रहना, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर संप्रदाय को पकड़ लें और हम लोग हर चीज़ उनके फेवर में करें, तो वो फिर अन्य संप्रदाय के लिए गलत हो जाएगा। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और सभी संप्रदाय को एक जैसा भावना रखने के लिए पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में ऐड किया गया। तो पंथ निरपेक्ष में क्या हो गया कि संविधान ने भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। इसके साथ ही यह भी प्रावधान किया है कि एक धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे धर्म या संप्रदाय के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता को आगे चलकर भाग 3 के मूल अधिकार खंड के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में व्यापक रूप से स्थान दिया गया है। पिछले क्लास में भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अब चौथा एकल नागरिकता। तो सबसे पहला कि भारत का जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है, और कोई भी देश क्या होता है कि वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं उन्हें कुछ विशेष अधिकार देते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, नागरिकता कहा जाता है। जिस प्रकार से भारत में क्या है, एकहरी नागरिकता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग भारत के नागरिक हैं, ना कि राज्य के नागरिक हैं। अगर हम बोले कि हम झारखंड के नागरिक हैं तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि हम भारत के नागरिक हैं और झारखंड के निवासी हैं। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है।
और कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। और भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। फिर आता है मूल कर्तव्यों की लिपिबद्धता। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि भाग 4 क में आर्टिकल 51 क के तहत जोड़ा गया था। अगर कोई मूल कर्तव्य को नहीं मानता है तो इसके लिए कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, और मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया था। तो मूल कर्तव्य की लिपिबद्धता, तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया था, जबकि नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। इसे भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। मूल संविधान में मूल रूप से कर्तव्य मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, जबकि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 कर्तव्य ऐड किया गया और 86वां संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी कि वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। यानी कि मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जबकि 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया और वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, जो कि रूस के संविधान से लिया गया। अब है वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार। तो भारतीय संविधान ने भारत में वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार की स्थापना की है। संविधान में कहीं भी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर मताधिकार देने का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने भारतीय संसद द्वारा निर्धारित वयस्कता की उम्र पूरी कर ली है, मताधिकार प्राप्त करता है। इसके लिए केवल 2 शर्तें रखी गई है। ये पहला, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, तथा दूसरा, आपराधिक घोषित नहीं होना चाहिए। वयस्कता की उम्र पहले तो 21 वर्ष थी, परंतु 1989 में 61वां संविधान संशोधन द्वारा राजीव गांधी की सरकार ने उम्र सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दिया। कुल मिलाकर के वयस्क और सार्वजनिक मताधिकार में क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर वोट डालने के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बस कंडीशन क्या है कि संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया गया है उसको फुलफिल करना चाहिए। पहले कितना था, 21 वर्ष था, यानी कि वोट डालने का उम्र कितना, मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए था, 21 साल होना था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन जो कि राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया था, उसके बाद 21 साल की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये सब क्या हो गया, हम लोग का संविधान का विशेषता हो गया। जैसे कि मूल कर्तव्य की लिपिबद्धता हो गया, वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार हो गया, एकल नागरिकता हो गया, ये सारा हम लोग का संविधान का विशेषता हो गया। अब है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में क्या हो गया कि जैसे कि हम लोग को पता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 तक में जगह दिया गया है। और जब मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, जिसके बाद जो हम लोग का संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 क में रख दिया गया। यानी कि वर्तमान समय में कुल मिला के हम लोग के पास 6 मौलिक अधिकार थे, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। तो मौलिक अधिकार क्या हो गया, तो भारतीय संविधान में भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की है और इस लोकतांत्रिक सरकार की सफलता के लिए जनता को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। हालांकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के पूर्व मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार वर्णित थे, किंतु इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार प्रदान कर दिया गया। अब है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान में भारत ने स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की है और संविधान निर्माताओं ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त रखा जा सके, जो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यानी कि कुल मिलाकर न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरह से अलग रखा गया। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको हम लोग संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। और मौलिक कर्तव्य को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य क्या था कि मतलब कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारत सरकार के पास इतना धन या फिर संसाधन नहीं था कि वे हर किसी को उपलब्ध करा सके, मतलब कि ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता था। और इसी वजह से केटी शाह जो थे उन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। मतलब कि संविधान के निर्माण के समय सरकार के पास इतने धन नहीं थे या फिर संसाधन नहीं थे कि वे इन चीज़ों को उपलब्ध करा सकें। इसकी वजह से केटी शाह ने ऐसा कहा कि एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपने इच्छा अनुसार भुगतान करता है।
तो नीति निर्देशक तत्व में क्या हो गया कि इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह ऐसा तत्व है जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनाते समय सरकार के पास इतना धन या फिर संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, जिस कारण केटी शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है और नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये ध्यान देना है कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का स्थापना करना। फिर आता है संघीय शासन प्रणाली। तो संघीय शासन प्रणाली में क्या आ जाएगा, तो जैसा कि आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में पहले ही कहा गया है कि भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो संविधान के प्रारंभ में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि यूनियन होगा, मतलब कि कोई भी राज्य इससे टूटकर एक अलग देश का निर्माण नहीं कर सकता है। अर्थात संविधान भारत में एक केंद्र सरकार एवं अनेक राज्य सरकारों के गठन का प्रावधान किया है। अधिकारों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच करेगा और अगर इनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है, यदि केंद्र और राज्य सरकार में अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई वाद विवाद होता है तो उसका हल करने के लिए अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किया गया। तो ये हो गया संघीय शासन प्रणाली। फिर संसदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणालियों का समन्वय। तो भारतीय संविधान जो है वो संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणाली का समन्वित रूप है, क्योंकि भारत का जो शासन प्रणाली है, भारत की जो शासन प्रणाली उसको संसदीय इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति है, जो कि देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है, वे क्या होते हैं, संवैधानिक प्रधान होते हैं और वे किसी संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकते हैं। तो संसदीय एवं अध्यक्ष प्रणाली का समन्वय। तो भारतीय शासन प्रणाली संसदीय इसलिए है क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति जो देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है, संवैधानिक प्रधान है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। फिर यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली इसलिए है कि यहाँ कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होता है और राष्ट्रपति यदि चाहे तो संसद द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकता है। अब है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में से कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है। वह जो भी कानून बनाएंगे वे संविधान के अंतर्गत ही होना चाहिए, यानी कि संविधान के बाहर का कानून वे नहीं बना सकते हैं। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों ही कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती है। संसद भी संविधान के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि भारत में कोई भी कार्य संविधान के उपबंधों के तहत ही किया जाता है, यानी कि संविधान के दायरे में रहकर ही कोई भी कानून हम लोग बना सकते हैं। केशवानंद भारतीय केस में निर्णय दिया गया कि आधारभूत संरचना का सिद्धांत संविधान की सर्वोच्चता की व्याख्या करता है। तो ये जो 12 पॉइंट है ये हम लोग का हो गया संविधान से संबंधित पॉजिटिव विशेषताएं, यानी कि सकारात्मक विशेषताएं हो गए। अब इसमें कुछ नकारात्मक विशेषताएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि भारतीय संविधान जो वो बहुत बड़ा संविधान है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका उपयोग अभी तक संभव नहीं हो पाया। तो भारतीय संविधान अत्यधिक लंबा, विस्तृत तथा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और संविधान के कुछ अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि कुछ धाराओं का समावेशन यह सोचकर किया गया कि आधारभूत महत्व की है और इस कारण सामान्य व्यवस्थापन के स्तर पर उनको छोड़ना नहीं चाहिए था। फिर है कुछ आलोचकों का मत है कि संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर निर्वाचित नहीं हुई थी और उसे संप्रभु संस्था भी नहीं कहा जा सकता है। यह संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित की गई थी और इसका गठन ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था। यानी कि कुल मिला के जैसा कि अभी का समय में क्या है कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, हम अपने जनप्रतिनिधियों को वोट देंगे और उनको जिताएंगे और उनको हम लोग संसद में भेजेंगे। उसके बाद क्या होगा कि वे जो भी हम लोग को आवश्यकता है उसके अनुसार वे कानून बनाएंगे, विधेयक पारित करेंगे। लेकिन संविधान के निर्माण करने के समय ऐसा नहीं हुआ था, यानी कि यहाँ पे संविधान निर्माता जो लोग थे वे वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनकर नहीं गए थे, यानी कि वे वहाँ पे हम लोग उनको चुनकर नहीं भेजे थे, वे 10 लाख में से एक को उठाकर ले गए थे। तो वही बोल रहे हैं कि कुछ आलोचकों का मत है कि संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर निर्वाचित नहीं हुई थी, यानी कि जैसा कि प्रेजेंट टाइम में होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होकर जाता है, उस टाइम पे वैसा नहीं हुआ था और उसे संप्रभु संस्था भी नहीं कहा जा सकता। यह संविधान सभा के कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर गठित की गई थी, यानी कि उस समय जो कैबिनेट मिशन योजना था उसके आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका गठन ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया था। अगर ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था तो सिंपल सा बात है कि वो संप्रभु नहीं था। फिर भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग माना गया है। संविधान अस्पष्ट एवं जटिल भाषा में से युक्त है। संविधान के विभिन्न उपबंधों को विस्तृत एवं असंदिग्ध भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। इसमें प्रयुक्त भाषा न्यायालय की भाषा है, यानी कि कुल मिला के संविधान की जो भाषा है उसको नॉर्मली कोई भी इंसान नहीं पढ़ सकता है।
उसको बहुत सारे वकील ही हैं जो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जिसकी वजह से वकीलों का स्वर्ग माना गया है। और उनका जटिल भाषा और अस्पष्ट भाषा होने की वजह से आम आदमी के लिए संविधान को पढ़ना मुश्किल हो गया। भारत में सामान्य नागरिकों के लिए संविधान को समझना कठिन है और इस संविधान को विधि विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं, यानी कि जो कानून के जानकार होंगे वही संविधान को समझ सकते हैं। अब चौथा है, भारतीय संविधान ने केंद्र को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली बना दिया। यानी कि बोल रहे हैं कि संविधान ने केंद्र सरकार को बहुत अधिक शक्ति प्रदान कर दिया है, जिसकी वजह से राज्य की स्थिति दयनीय हो गई है। आलोचकों का कहना है कि भारत के संविधान द्वारा अधिकार जो वो केंद्र सरकार को सौंप दिए गए हैं और राज्य की स्थिति नगरपालिकाओं की जैसी हो गई है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, यानी कि सिंपल सा राज्य है लेकिन वहाँ का राज्यपाल जो होगा उनका भी नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति ही करेंगे। एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था, एक हरी नागरिकता भी है तो हम लोग को भारत का नागरिकता दिया गया है, राज्य का नागरिकता नहीं दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन तथा राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ हमारे संविधान के प्रमुख एकात्मक लक्षण हैं। यानी कुल मिला के बोला गया है कि संविधान ने केंद्र सरकार को इतना पावरफुल बना दिया है कि राज्य का स्थिति दयनीय हो गया। यहाँ तक कि है कि राज्य के जो राज्यपाल होगा उनका नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और चूँकि